हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं अपनी रिवाइंड की करंट अफेयर्स की सीरीज, जहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं यूपीएससी के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दिसंबर महीने का चैप्टर 5, यानी कि आज 5वां दिन है जबकि हम लोग दिसंबर महीने के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं, ख़ासतौर पे कंटेम्प्रोरी इश्यूज़ के साथ रिलेट करते हैं। तो इन सारे ही क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस सी आज का हमारा पहला सवाल कौन सा है। तो आज हम लोग पहला सवाल सॉल्व करने वाले हैं, वो है इंडियाज़ लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 वॉज लॉन्च्ड बाय, यानी कि भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-N2 को किससे प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन ए, इसरोज ओन लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा, यानी कि इसरो के अपने लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से। बी, स्पेस एक्स फ्रॉम केप कार्निवाल US, स्पेस एक्स के केप कार्निवाल अमेरिका से। सी, कोनेरू फ्रेंच गयाना से, कोनेरू फ्रेंच गयाना ऐसा उसको पढ़ते हैं। डी, या फिर कैनेडी स्पेस सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका से। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, आपको जवाब देना है। 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। आई होप आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक आपने अपना जवाब दे दिया होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी स्पेसएक्स फ्रॉम केप कॉर्निवॉल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल एंगल्स भी हैं जिसको हमें ज़रूर से समझना चाहिए। पहला ये पहला ये तो नवंबर की 2024 की न्यूज़ में ये फ्लोट कर रहा था, यानी कि नवंबर के एंड मंथ के एंड में ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब ये GSAT-N2 जो है वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि एलोन मस्क के स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, न कि इसरो के अपने सैटेलाइट के द्वारा, अपने रॉकेट के द्वारा। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? वाई इसरो चूज स्पेस एक्स टू लॉन्च GSAT-20? अब ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो इसरो का ये सैटेलाइट था उसका टोटल पेलोड 4000 से ज़्यादा था, जो कि इंडिया के लार्ज जो मूविंग व्हीकल है वहाँ के पेलोड की जो कैपेसिटी थी वो 4000 किलोग्राम की थी, उससे काफ़ी ज़्यादा था। अब क्योंकि ये 4700 किलोग्राम का था तो हमारे पहली चॉइस जो थी वो फ्रेंच गयाना थी। लेकिन क्योंकि फ्रेंच गयाना के पास इस तरह के हैवी पेलोड के ले जाने के लिए अभी कोई रॉकेट अवेलेबल नहीं था, दैट्स वाई वी चूज़ टू स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स को चूज़ करने के बाद स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए हमारे सैटेलाइट को लॉन्च किया और उसे प्लेस किया जहां पर हम चाहते थे। तो ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-N2 या GSAT-20 इसको कह रहे हैं, ये जो सैटेलाइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे हमारे मौसम की जानकारी देने के लिए, किसानों के लिए जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड डाटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शेयर करने वाला है। तो ये सारी ही जो जानकारी थी वो SMCQs के साथ जुड़ी हुई थी। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यानी कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा? द फर्स्ट ऑप्शन इज PM आशा will now have the component of price support scheme PSS, price stabilization fund PSF, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम PDPS एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS, यानी कि PM आशा में अब मूल्य समर्थन योजना PSS, मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF, मूल्य भुगतान घाटा योजना यानी PDPS और बाजार हस्तक्षेप योजना यानी MIS के घटक शामिल होंगे। ऑप्शन बी, PM आशा वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2019 एंड 20, यानी कि PM आशा को वर्ष 2019 और 20 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी, स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर्स द परचेज ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ व्हीट एंड द राइस एट द MSP अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित MSP पर गेहूं और चावल सभी की मात्रा की सुनिश्चित खरीद करती हैं। ऑप्शन डी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ओनली दिस स्कीम थ्रू FCI, यानी कि केंद्र सरकार केवल FCI के माध्यम से इस योजना का संचालन करती है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूं।
आशा है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, पीएम आशा विल नाउ हैव द कंपोनेंट ऑफ प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबिलिटी फंड, स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम पीडीपीएस एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी एमआईएस। अब ये क्या चीज़ है सारी की सारी, इसको भी अभी समझेंगे और कुछ और भी बातें हैं जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था और उसका आंसर इस तरीके से कैसे आया। तो मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, यहाँ पे हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने में गलती कर दिया है, ये संरक्षण है, अभियान पीएम आशा की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी। ये कब की न्यूज़ है? ये 18 SEP यानी कि सितंबर की न्यूज़ है। तो 18 सितंबर की न्यूज़ है, 18 सितंबर के ये फ्लोट कर रही थी। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री किसानों को जो पारिश्रमिक मूल्य दिया जाता है उसको स्थिर रखने वाली ये जो योजना है पीएम आशा योजना, इसको काफ़ी आगे तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है 2025 से 26 तक, और इसके लिए कुछ फंड भी एलोकेट कर दिया है। अब इस पूरी योजना में कुछ खास बातें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। पहला तो ये कि जब भी कभी आप इस योजना में देखेंगे तो पीएम आशा की जो योजना है उसमें मूल्य सहायता योजना यानी कि PSS शामिल है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना चाहिए कि आखिर प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या चीज़ होती है, प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या चीज़ होती है। तो जब भी कभी प्राइस सपोर्ट स्कीम की बात करते हैं तो बेसिकली सरकार ये चाहती है कि जो मार्केट में प्राइस है उसको हम सपोर्ट करें, यानी कि उसको हम कहीं ना कहीं स्थिर करके चलें। इसके लिए मंडियों में आने वाले जो अनाज होते हैं उन पे टैक्स जो लगता है उसको माफ़ कर देती है मंडियों में, यानी कि जो हमारी APM है वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट जो होती है हमारी, वहाँ पे मंडियों में जो हमारे अनाज आते हैं उन पे लगने वाले टैक्स को सरकार माफ़ कर देती है, वेव ऑफ कर देती है। इसको प्राइस सपोर्ट स्कीम कहते हैं और इसके लिए सरकार कुछ फंड एलोकेट करके रखती है। वहीं पे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात करें तो ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है ये एक्चुअली में उस फसल का है, उस क्रॉप का है जो कि बाज़ार में है, जैसे कि आलू, टमाटर, इन सब चीज़ों के भाव हम अक्सर देखते हैं कभी कभी बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो उस प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए अपने जो स्टॉक हैं, अपनी जो पिछली खरीद जो सरकार ने पहले से कर रखी है, प्याज की पहले खरीद कर रखी होगी, आलू की पहले खरीद कर रखी होगी, टमाटर की पहले खरीद कर रखी होगी, उन स्टॉक्स को सस्ते दामों पर मार्केट में डिवॉल्व कर देते हैं या डंप कर देते हैं। और क्योंकि उन्होंने खरीदा ज़्यादा दाम पे था और उन्होंने बेच अब कम दाम पे रहे हैं, तो इसमें उनको नुकसान हो रहा है। और ये जो पैसा है, ये जो नुकसान का पैसा है, ये सरकार अपने मद में उठाती है ताकि वो प्राइस जो है स्टेबलाइज कर सके। तो इसको प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कहते हैं, PSF कहते हैं। ये पैसा भी जो हमारे किसान हैं और बाकी मंडी के जो वर्कर्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके के थ्रू उनके मार्फत जो है वो दिया जाता है। और इसीलिए वो क्वेश्चन की आखिरी लाइन भी देखो क्या कह रहा था कि इट ऑपरेट्स ओनली FCI। तो FCI केवल ऑपरेट नहीं करती, स्टेट्स के भी कई सारे जो हैंड होते हैं या स्टेट्स के भी कई सारी एजेंसीज जो होती हैं वो यहाँ पे काम कर रही होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। अब प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम का मतलब ये हो गया, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जहां पे कि जो मार्केट में किसी अनाज की या किसी सब्जी की जो प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और सरकार उस मार्केट की जो प्राइस होती है उससे और हमारी MSP की जो प्राइस होती है उसमें जो डिफरेंस होता है केवल वो पेमेंट करके अनाज को ले लेती है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो किसान जो है मार्केट में जाकर के उसको दे देता है। तो यानी कि जो डिफरेंस है, जो मार्केट में डिफरेंस है, मार्केट का जो प्राइस है, सपोज करते हैं मार्केट का प्राइस 100 रुपये है और अगर उसमें जो सरकार है वो कह रही है कि MSP हमने 50 जो डिसाइड करके रखा था, तो ये जो गैप है ये सरकार पे कर देती है किसान को और कहती है कि मार्केट में तुम 50 रुपये में ही उसको निकालना, 50 रुपये में ही उसको बाहर करना है ना। तो ये चीज़ कहलाती है कि प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। नाउ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी कुछ इसी तरह की है कि मार्केट में सरकार हस्तक्षेप करती है और जब भी कभी हस्तक्षेप करती है तो वो किस तरीके से करती है, दो फैक्टर्स होते हैं मार्केट में हस्तक्षेप करने के, एक होता है डिमांड एंड सेकंड होता है सप्लाई। तो दोनों ही साइड से कभी भी अगर हस्तक्षेप करे तो इसको क्या बोलते हैं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। और इसमें जो भी फंड की जरूरत होती है वो सरकार अपनी तरफ से लगाती है, दैट इज कॉल्ड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम।
अब तुम्हें लग रहा होगा कि हमने ये चीज़ समझ ली तो काफ़ी आसान है कि पीएम आय अन्नदाता संरक्षण अभियान जो है, पीएम आशा जो स्कीम है, उसका जो ए आंसर है दैट इज करेक्ट एंड हेंस रेस्ट ऑफ द आंसर्स आर इनकरेक्ट। अब यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है इसको भी ध्यान से पढ़ो, आखिर ये क्यों गलत हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर्स द परचेज ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ वीट्स एंड राइस एट द एमएसपी अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं यहाँ पे तुमको एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कम लोग इसको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, तुम्हें ये लग रहा होगा कि ऑल है इसलिए इसको हटा देने की जरूरत है, लेकिन तुम्हें ये क्वेश्चन अपने दिमाग में लाना चाहिए कि अगर ये ऑल है तो हमें एमएसपी की जो हम एमएसपी अनाउंस करती है गवर्नमेंट, वो एमएसपी किस चीज़ का अनाउंस करती है? क्या वो बासमती चावल का अनाउंस करती है, या फिर वो बहुत ही एवरेज क्वालिटी के चावल का एमएसपी अनाउंस करती है, या फिर वो लोअर कैटेगरी के चावल का एमएसपी अनाउंस करती है? तो आखिर एमएसपी किस चीज़ का अनाउंस करती है? इनफैक्ट एमएसपी कभी राइस का अनाउंस ही नहीं होता है। एमएसपी किसका अनाउंस होता है? एमएसपी अनाउंस होता है पैडी का। नाउ गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये मैं क्यों तुमको समझा रहा हूँ। पैडी यानी कि धान जो कि खेतों में पड़ी होती है, जिसकी अभी थ्रेशिंग नहीं की गई है, यानी कि जिसकी भूसी उसके अनाज से, उसके ग्रेन से, उसके दाने से अलग नहीं की गई है, ऐसी पैडी को, ऐसे धान को ही एमएसपी देती है सरकार। और वो भी धान कौन सा? वो जो रीजनल एरिया है, उस रीजनल एरिया में कुछ खास किस्म के धान की क्वालिटी चलती है, उसके अप एंड डाउन में 5-10 क्वालिटी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि अगर एमएसपी पे डिसाइड कर लिया है कि किसी पर्टिकुलर धान को एमएसपी के खरीदेंगे तो उसको हर एक धान को एमएसपी पे ही देंगे, नहीं। उसमें भी वो मॉइस्चर कंटेंट को देखते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट अगर जो ज़्यादा होगा तो चावल के ख़राब होने के या अनाज के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सरकार ये कहती है कि मॉइस्चर कंटेंट कम करके लाओ, और कम करके लाओ मतलब उसको धूप में सुखा करके, थोड़ा ड्राई करके अच्छे से, ये सब चीज़ें करके लाओ अगर तुम अच्छा एमएसपी पे प्राइस पे तुम चाहते हो। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल मतलब चावल में, जैसे गेहूं में जौ का मिलना, तो गेहूं है लेकिन उसमें बहुत सारे दूसरे मटेरियल हैं, जौ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो वहाँ पे भी एमएसपी के जो प्राइसेस है वो लोकल जो ट्रेडर्स होते हैं या लोकल जो डीलर्स होते हैं, वो एमएसपी को, वो होती है गवर्नमेंट की एजेंसी, लेकिन वो एमएसपी को कम या ज़्यादा वहाँ पे मैनेज करके फिर वो भुगतान करते हैं। तो ये दोनों बातों को समझना है। पहला, राइस पे एमएसपी नहीं मिलती है, पैडी पे मिलती है, और पैडी की थ्रेशिंग होती है तब हमें दाना मिलता है, उसे राइस कहते हैं। नाउ सेकंड इज, ऑल क्वालिटी व्हीट और ऑल क्वालिटी राइस पे नहीं होती है। वहाँ की जो रीजनल जो एक क्वालिटी होती है, एक वैरायटी होती है, उसकी बेसिस पर हम एक प्राइस पैटर्न सेट करते हैं, एंड उसके बाद अप एंड डाउन अगर जो सरकार को परचेज करना होता है तो अपने हिसाब से प्राइस को अप एंड डाउन कर लेती है। और ये जो एमएसपी है उस पर प्राइस अप डाउन करने के लिए मॉइस्चर कंटेंट और फॉरेन जो ग्रेन्स हैं उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे सरकार करती है। तो आई होप ये क्वेश्चंस, कई सारी चीज़ें तुम्हें इनसाइट देकर गया होगा, समझाया होगा, तुमने ये चीज़ों को देखा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। CBAM हैज़ प्रपोज्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, यानी कि CBAM का प्रस्ताव यूरोपियन संघ द्वारा दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया आर अपोजिंग द CBAM, यानी कि ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चाइना और भारत CBAM का विरोध कर रहे हैं। क्या सही कोड है? सही ऑप्शन क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2, केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, न तो एक और न ही दो। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, चलो आई होप तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सालों से न्यूज़ में लगातार चल रहा है, इसलिए इसको करंट अफेयर्स के बजाय कंटेम्प्रोरी अफेयर्स इसको कहना चाहिए, ठीक है ना। तो कंटेम्प्रोरी जो इश्यूज़ हैं उसमें ये आ गया है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है क्या मसला, थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। तो पहले तो आंसर जो है वो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि CBAM जो है वो प्रपोज किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, एंड इट इज़
अपोज्ड बाय इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड ब्राज़ील। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो सीबीएम एक तरह का टैक्स है। ये टैक्स क्यों लगाया जाता है? ये एक तरह का छद्म टैक्स है, या जिसको कहते हैं स्यूडो टैक्स है। अब ये स्यूडो टैक्स का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसे टैरिफ होती है जो कि बाहर की गवर्नमेंट या बाहर की इकोनॉमी किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर लगाती है, ताकि वो अपना सामान यहाँ पे डंप ना करने पाएँ, अपने लोकल जो मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सीबीएम इन्वायरमेंट की आड़ में लगाया जाने वाला कुछ ऐसा ही टैक्स है जिसका अपोज ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना और इंडिया, ये सारे ही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अपना जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उन जगहों पर, यानी कि यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन इकॉनमी में अपने सामान को बेचने जाते हैं, उनके लिए ये सारा जो सीबीएम का टैक्स है, ये जो एक व्हील है, एक पर्दा कह सकते हैं, वो यूरोपियन यूनियन लगा रहा है। तो अभी क्या है? सीबीएम टैक्सेस certain products coming from the other countries on the basis of their emission footprints in their production process, यानी कि उनको बनाने में जितना इमिशन हुआ है उसके फुटप्रिंट के आधार पर जो यूरोपियन यूनियन है वो कह रहा है कि हम उस पर सीबीएम यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऐसा लगाएंगे। और ये एक तरह का टैक्स है। मान लेते हैं कि कोई इंपोर्ट की हुई चीज़ है, कोई इंपोर्ट किया हुआ स्टील है, और उसके प्रोडक्शन में जो प्रोसेस में जो इमिशन है वो ज़्यादा है, तो वो इमिशन की बेसिस पर वो उसके ऊपर एक टैक्स लगा सकते हैं, जिससे कि जो जब यूरोपियन यूनियन के अंदर जाएगा वो सामान, तो वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और इस अपीयरेंट टैक्स के ऊपर, इस तरह के जो छद्म टैक्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो नाराज़ हैं कि आप जो यूरोपियन यूनियन है वो एक तरीके से इन्वायरमेंट की आड़ में इस जो टैरिफ है उसको लगा करके हम लोगों के साथ फ्री मार्केट की जो इकॉनमी होती है, जो कि डब्ल्यूटीओ का एक एजेंडा है जिसको पुश होकर लगातार करता रहता है, उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हैं। सारी न्यूज़ कब की है? 20 नवंबर 2024 की। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नाउ लेट अस सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। प्रोटेक्शनिज्म इज अ थ्रेट टू कोलैबोरेशन रिक्वायर्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। और यूरोपियन यूनियन ने ये जो सीबीएम है वो ऐसा टैक्स लगा दिया है। मैं सारी बातें समझा चुका हूँ, तुम चाहो तो इसे रोक करके पढ़ भी सकते हो। ये डिस्क्रिमिनेटरी टूल है और कैसे है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई होप तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट अस सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट 27th समिट ऑफ CHOGM वॉज हेल्ड इन, यानी कि चोगम का 27वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ए सामोआ, बी रवांडा, सी यूनाइटेड किंगडम, डी एंटीगुआ एंड बारबुडा। चोगम 27वां सम्मेलन, 27वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ, सॉल्व करो। चलो, आई होप तुमने सॉल्व किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए सामोआ। अब सामोआ कहाँ पर है और ये चोगम क्या है? सबसे पहले तो कुछ लोगों ने शायद चोगम को ही नहीं समझ पाए होंगे कि एक्चुअली में चोगम क्या है। चोगम बेसिकली कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट मीटिंग्स होती हैं, जो कि एनुअल एक मीटिंग्स होती हैं कॉमनवेल्थ के हेड्स की। और कॉमनवेल्थ क्या है? वे सभी देश जो कि कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम थे या ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर राज किया था, तो वो एक तरह का कॉन्फेडरेशन बनाते हैं और एक तरह की मीटिंग करते हैं। तो 2024 में इसकी जो मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी? आपिया सामोआ में। अभी आपिया सामोआ कहाँ पे है? ये ऑलमोस्ट पैसिफिक ओशन के बिल्कुल मध्य में है। और ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, साउथ पैसिफिक ओशन इधर है और यहाँ पे आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन इधर दिखाई पड़ रहा होगा। और उसके बिल्कुल बीच में सामोआ आपिया जो है वो एक आइलैंड है, जहाँ पे कि हमें चोगम की मीटिंग देखने को मिली है। ये सामोआ आपिया की लोकेशन है। ठीक है, वर्तमान समय में जो सामोआ है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधीन है। पुराने समय में ये ब्रिटिशर्स के अधीन थी एंड दैट्स वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ फेडरेशन और या कॉमनवेल्थ कॉन्फेडरेशन, और वहाँ पे उसी को चोगम कहते हैं। तो चोगम जो है इट हैज़ बीन हेल्ड इन पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। और it was the first meeting of CHOGM. Commonwealth is a voluntary association of 56 independent and equal countries. Commonwealth roots back to British Empire, and today any country can join मॉडर्न कॉमनवेल्थ। तो अभी ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ वही पुरानी लेगेसी पे चल रहा है। आज की डेट में कॉमनवेल्थ की जो ग्रुप्स हैं उनको कोई भी कंट्री ज्वाइन कर सकता है, भले ही उनके पास ब्रिटिश एम्पायर की लेगेसी यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की पुरानी हिस्ट्री हो या ना हो। द लास्ट 2 कंट्रीज टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ इज़ गैबन
एंड टोगो इन 2022। तो काफ़ी पहले बात हो गई, लेकिन ये जो बाकी अभी की जो मीटिंग हुई है सामोआ अपिया में, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। नाउ लेट अस सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको उसके बहुत सारे, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इससे पहले भी सॉल्व किया है। इससे रिलेटेड दूसरे जो क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग इनिशिएटिव विद देयर ऑब्जेक्टिव। द लिस्ट वन इज इनिशिएटिव, द लिस्ट वन इज इनिशिएटिव, द लिस्ट टू इज ऑब्जेक्टिव। तो किसी इनिशिएटिव और उसके ऑब्जेक्टिव को मैच करना है। रोशनी इनिशिएटिव किससे संबंध रखता है? मैं एक बार इनिशिएटिव का नाम पढ़ देता हूं, देन वी विल रीड द ऑब्जेक्टिव्स। तो रोशनी इनिशिएटिव, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, समाधान डॉक्ट्रिन, ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स हैं। अब लिस्ट देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इनके। The first one is ensuring care and protection for children. Second is improving mobile connectivity in LWE areas, यानी कि left wing extremist areas. Third is providing skill training to rural. Fourth is youth emphasizing intelligence and technologies. इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित पहलों और उनके उद्देश्यों का एक दूसरे से मिलान करना है। पहले में रोशनी पहल है, किशोर न्याय अधिनियम है, बुनियादी ढांचा विकास है, और समाधान का सिद्धांत है, समाधान की डॉक्ट्रिन, जिसको हम लोगों ने कल ही सॉल्व किया है। उद्देश्य में पहला है बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना। सेकंड है वामपंथी उग्रवाद की प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करना। थर्ड इज ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। फोर्थ इज कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी और प्रौद्योगिकी पर जोर देना। आपका जो आंसर कोड है वो यहाँ पे दे रखा है। एक बार मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, आप इसे अच्छे से पढ़ें एंड देन मिलाएं और बताएं क्या आंसर आ रहा है आपका। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है B3124। B3124 जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। और रोशनी जो है वो बहुत ही पुरानी स्कीम है, 2013 में इसकी रूट्स दिखाई पड़ते हैं। रोशनी विल बी द लाइट वे फॉर द रूरल यूथ। जयराम रमेश का ऐसा कहना था। जयराम रमेश उस समय के मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस तरह की स्कीम जो है वो लॉन्च की थी, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की थी। पीवीटीजी को प्रायोरिटी बेसिस पर उनको बहुत सारी इसमें वुमेंस में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उनको बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो प्रोवाइड करना था। तो रोशनी पहल जो है वो बेसिकली स्किल से ज़्यादा रिलेटेड थी। तो ए जो है इट इज़ रिलेटेड टू 3। ए जो है इट इज़ रिलेटेड टू 3, दैट्स वाई वी हैव सीन 3 इज हियर। एंड देन समाधान सिद्धांत, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख रखा था, और ये है कार्यवाही योग्य खुफिया जानकारी और प्रौद्योगिकी पर जोर देना। तो ये भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, प्रोसिक्यूशन इस पे नहीं था। देन ये जो बुनियादी विकास ढांचा है, ये वामपंथी मोबाइल के प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करना था। और जो किशोर न्याय अधिनियम है ये बच्चों की देखभाल से संबंधित था। तो क्योंकि बी से केवल एक ही था तो ये बहुत ही आसान था इसको जोड़ना, इसको कनेक्ट करना। आई होप आपने इसको कनेक्ट कर लिया होगा बी से, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाए होंगे तो। नाउ लेट अस सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा, कुछ और भी अपडेट्स जो कि आ रही थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर के, वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। नाउ द रूथलेस स्ट्रेटजी टू डील फाइनल ब्लो विल एंड नक्सलिज्म बाई मार्च 2026, अमित शाह ने ऐसा बोला। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले डिस्कस करी थी कि मार्च 2026 तक अमित शाह यानी कि होम मिनिस्टर ने बोला है कि भाई हम इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को अंत करेंगे। ये कब का है? 25 अगस्त 2024 को ये न्यूज़ है। अब यहाँ पे आपको ये जो इस पर जो समीक्षा बैठक है वो हो रही है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, और भी कई सारे डिग्नेटरीज जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 2026 तक इनका टारगेट है, ऐसा इनका कहना है। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन इन रिलेशन टू द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य NCQG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The first statement is the NCQG is basically a target for finance. NCQG मूल रूप से वित्त के लिए एक लक्ष्य है।
Second statement, it indicates the fund that should be mobilized annually to support climate action projects in developing countries. यह उन निधियों को इंगित करता है जिन्हें विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए सालाना जुटाया जाना चाहिए. द थर्ड स्टेटमेंट इज developed countries set a target of $100 billion per year in COP15 that was to be achieved by the year of 2020. यानी विकसित देशों ने COP15 में प्रतिवर्ष $100 बिलियन का लक्ष्य रखा था जिसे वर्ष 2020 तक हासिल किया जाना था. Now which of the following statement, which of the above statement given are correct? Option A only 1, option B only 2, option C only 3, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. बहुत ही आसान सवाल है. आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. नाउ अब इसको देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. जो ऑल द स्टेटमेंट्स हैं, सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं. यानी कि ये बेसिकली टारगेट करता है फाइनेंस को, ये भी बिल्कुल सही है. ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये भी बिल्कुल सही है. और 2020 तक इसका लक्ष्य रखा गया था $100 बिलियन का, यह भी बिल्कुल सही है. एंड दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर. अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स. अब न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स यानी कि NCQG इज़ ए ग्लोबल क्लाइमेटिक फाइनेंस गोल. तो ये क्या है? फाइनेंस गोल है एक तरह का. और ये जो है वो COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में एक तरह का एक अनुबंध हुआ था कि हाँ ठीक है 2020 तक जो है इसको करेंगे. लेकिन बीच में जब पेरिस क्लाइमेटिक डील आई थी तो इसको बढ़ा करके फिर 2025 कर दिया गया था. तो शुरू में ये जो $100 बिलियन था उसका टारगेट 2020 ही था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 2025 कर दिया गया था. तो इन अ वेरी स्टार्टिंग डेज यहाँ पर ये 2020 था. ठीक है. अब COP 15 में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, COP 15 में, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. कई बार ऐसा आप लोग को लगा होगा कि ये 2025 होना चाहिए, पर ये 2025 बाद में बना था. COP 15 के बाद, COP 15 तक, ये 2020 तक हुई, इसको जुटाना था. यानी कि इसकी जो टाइम लिमिट थी 2020 वाली, इसको बढ़ाया गया था. कब? COP 15 में 2025 तक कर दिया गया था. ठीक है. आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी और ये टारगेट भी जो है वो भी समझ में आ गया होगा. तो ये सारी बातें जो है वो आई होप एक बार आप पढ़ लेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए. नाउ लेट अस सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024. यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक भूख सूचकांक 2024 का घटक नहीं है? ए. हंगर एंड स्टारवेशन, भूखमरी और भूख. बी. चाइल्ड स्टंटिंग, बाल विकास में कमी. सी. चाइल्ड वेस्टिंग, बाल दुर्बलता. डी. अंडर नरिशमेंट यानी अल्प पोषण. पूरे क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़िए. मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए. हंगर और स्टारवेशन. अब ये देख करके बहुत ही अजीब लगता है कि टारगेट में नहीं है और हंगर और स्टारवेशन. टारगेट के नाम में ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, यानी नाम में तो हंगर इंडेक्स है, लेकिन हमारे जो कैलकुलेशन है उसी में हंगर और स्टारवेशन गायब है. एक्चुअली बात यह है कि हंगर और स्टारवेशन को बाय डिफ़ॉल्ट कोई मेज़रमेंट नहीं है, जिससे कि कोई स्केल नहीं है जिससे कि कैलकुलेट किया जा सके. जैसे भूख कितनी लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो ये कोई चीज़ नहीं है, ये कोई पैरामीटर नहीं है जिसको कि आप पेपर पे ले करके चलें और दूसरे लोगों से पूछें, सर्वे करें और आप फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाएं. तो फिर लोग क्या करते हैं? लोग करते ये हैं कि चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और अंडर नरिशमेंट, इन तीनों चीज़ों को, साथ में एक और फैक्टर है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इन तीनों चीज़ों को बेस बनाते हैं. अब यहाँ पे देखिए ए जो है हंगर एंड स्टारवेशन, ये बिल्कुल सही आंसर है. अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. तो ये बिल्कुल चार जो कंपोनेंट है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी. अब इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं. देखो, अंडर नरिशमेंट कैसे? भाई अगर उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसकी थाली में उतना न्यूट्रिशन नहीं है, तो फिर वो अंडर नरिश्ड होगा, ऐसा समझना
ऐसा समझ लेते हैं। नाउ चाइल्ड स्टंटिंग क्या है और चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, और आमतौर पे चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग इन दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टंटिंग को मैं इस तरीके से याद रखता था कि स्टंट मैन कौन होता है, स्टंट मैन जो वो कूदता है ना, तो कूदने वाला कितनी ऊंचाई तक कूदा, ये उसकी जो है वो बात होती है। तो HEIGST हाइट, ये क्या है, स्टंट है, ये क्या है, स्टंट है। तो अगर आपको कभी भी डाउट हो कि भाई हमें स्टंटिंग से क्या समझना है, तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, क्या नहीं बढ़ रही है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। और जरा वेस्टिंग को इधर देखो, वेस्टिंग कैसे लिखते हैं, WAS, ठीक है। अब W को थोड़ा सा स्विच करो, MAS, तो ये मास ऐसे दिख रहा है। तो ये W और M को समझ गए ना, तो मेरी भावनाओं को समझ रहे होगे। तो मास से क्या मतलब है, वो जो वजन होता है वो बेसिकली अलग अलग कितना वजन का है बच्चा किस एज में, वो कम या ज़्यादा है, वो उसकी बेसिस पर ये डिपेंड करता है कि चाइल्ड वेस्टिंग क्या है। तो बेसिकली स्टंटिंग से मतलब ये है कि जिस एज ग्रुप में बच्चा है उसकी हाइट उतनी नहीं है, और वेस्टिंग से क्या मतलब है कि जिस एज ग्रुप में है बच्चा उसका मास या वेट उतना नहीं है। और मॉर्टेलिटी यानी कि भाई मृत्यु दर, अब वो चाइल्ड मॉर्टेलिटी कई तरह से गिन सकते हो कि एकदम क्रूड चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, या फिर मृत्यु दर क्या है, बेसिकली उसकी 1 साल है, 5 साल है, वो एक एक करके तुम सारे डेफिनेशन जानते हो, उसको तुम देख सकते हो। नाउ चाइल्ड स्टंटिंग रेफर्स टू द चाइल्ड बीइंग टू शॉर्ट फॉर देयर एज, यानी शॉर्ट्स मतलब हाइट से है, इंडिकेटिंग क्रॉनिक मॉलन्यूट्रिशन ड्यू टू द लॉन्ग टर्म इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और रिपीटेड इलनेस। और वहीं पे चाइल्ड वेस्टिंग जो है, इट मीन्स दैट चाइल्ड हैज़ वेरी लो वेट, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, फॉर देयर हाइट यूजली सिग्निफाइज द रिसेंट और एक्यूट पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट फूड इनटेक और सीवियर इलनेस, ठीक है। तो ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। नाउ एक और जो इंडिकेटर्स जो कि हम लोग देखते हैं कि जो भी हंगर इंडिकेटर्स होते हैं उसमें से हम लोगों ने, मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, तो उसमें अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इसको लेकर के मैंने सारी बातें डिटेल में बताई थी, तो वो तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर विचार करें। द फर्स्ट वन इज लीगल, सेकंड इज टेक्निकल, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल, फोर्थ इज कैपेसिटी डेवलपमेंट, फाइव इज कोऑपरेशन, कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक, क्षमता विकास, सहयोग। हाउ मेनी ऑफ द above आर द पिलर्स ऑफ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, यानी उपयुक्त में से कितने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 के स्तंभ हैं। A only 1, only 2, B only 3, C only 4, D only 5, यानी केवल 2, केवल 3, केवल 4 या सभी 5। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स यानी कि एक ऐसा इंडेक्स जो कि साइबर सिक्योरिटी को मेज़र करता है किसी भी देश में, किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में। और ये जो पांचों इंडिकेटर हैं, ये पांचों ही इंडिकेटर, ऑल द 5 आवर्स पिलर ऑफ क्या, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी। कब की न्यूज़ है, 20 सितंबर 2024 की न्यूज़ है। और ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जो है इंडेक्स जो है वो 2024 का इंडिया अचीव Tier 1 स्टेटस, यानी कि इंडिया को Tier 1 वाला स्टेटस मिल गया है, या Tier 1 की जो जो लिमिट होती है, Tier 1 की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, उसको इंडिया पार कर गया है, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया। और यहाँ पे जो जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें 5 पिलर कौन कौन से हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो पहला पिलर है लीगल, दूसरा है टेक्निकल, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल, चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग और पांचवा है कॉपरेशनल। इन सभी के बारे में यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो बड़े आराम से, स्लाइड को रोक करके, चाहो तो पढ़ लेना। बहुत ही सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बहुत ही ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल वाला फिर भी चाहो तो थोड़ा सा रोक करके पढ़ सकते हो, बाकी सारी चीज़ें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट से सीधा ये है कि क्षमता का विकास करना, कि आपके पास अगर जो कैसी साइबर सिक्योरिटी की क्षमता है या नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसके पास ऐसी क्षमता है या नहीं। और क्षमता से विकास करने का मतलब क्या है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से मतलब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गैलेंथिया बे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू गैलेंथिया बे। गैलेंथिया खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
The first statement is गैलेंथिया बे इज सिचुएटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, यानी गैलेंथिया खाड़ी बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट इज द मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP at Galanthia Bay has notified as the government of India as the 30th मेजर पोर्ट, यानी गलंथिया की खाड़ी में मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट ICTP को भारत सरकार द्वारा 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया है। द थर्ड स्टेटमेंट इज ICTP इज इनवाइजैग टू बी द डेवलप्ड इन 4 phases एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 41,000 करोड़, यानी कि ICTP को 41,000 करोड़ की अनुमानित लागत से 4 चरणों में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। Now, how many of the above statements are correct, यानी कि उपयुक्त में से कौन से कथन या कितने कथन सही हैं? ऑप्शन A only 1, ऑप्शन B only 2, ऑप्शन C only 3, ऑप्शन D none, यानी कि केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैलेंथिया खाड़ी के बारे में, ये आ सकता है। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है C all 3। ICTP यानी गैलेंथिया बे जो लोकेशन है उसकी लोकेशन को पहले देख लेते हैं कि गैलेंथिया बे एक्चुअली में सिचुएटेड कहाँ पर है। तो गैलेंथिया बे तुम्हें बिल्कुल ही साउदर्न पॉइंट पे जो अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि एक तरह का जो सी रूट है या सी वाला पार्ट है सिल्क रूट का, उसमें वहाँ पे सर्विलांस की भारत के लिए मदद कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है भारत यहाँ पे बहुत ही एक इंटरनेशनल जो कंटेनर ट्रांसपोर्ट का जो ट्रेड एंड शिपमेंट का जो रूट है वो यहाँ पे डेवलप कर रहा है। और वो ये जो मैप है ये दिखा रहा है कि यहाँ से बाकी सारे जो पोर्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। जैसे कि यहाँ पे VOC, चेन्नई, एन्नोर, कट्टुपल्ली, कृष्णापट्टनम, वाइजैग, पारादीप, डरमा, हल्दिया, कोलकाता, मोंगला, चिttगोंग, यंगून, ये सभी की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। और अगर यहाँ पर डेवलप करता है इंडिया अपना पोर्ट, तो न सिर्फ उसकी जो शिपमेंट के अपने जो फैसिलिटेट होगा यानी कि शिपमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बल्कि उसको किराया भी बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर शुद्ध हिंदी भाषा में या शुद्ध शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो। क्योंकि कोई भी जो दूसरा देश यहाँ पे आएगा, लोडिंग अनलोडिंग करेगा, तो वहाँ से उसको लॉजिस्टिक्स के जो कंटेनर को मैनेज करने में उसको पैसे और किराया ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं, इससे कमाई काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गैलेंथिया बे अ न्यू मेजर पोर्ट कैन बी अ गेम चेंजर। कब की न्यूज़ है? अक्टूबर 21, 2024। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि गैलेंथिया बे है, इट इज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड शिपमेंट रूट। तो ये ईस्ट वेस्ट ट्रेड शिपमेंट रूट के बिल्कुल पास में है। और एक लगभग 25 सालों बाद जबकि कामराजार पोर्ट जो है नेम्ड हुआ है 12वां पोर्ट, तो ICTP यानी कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पे गैलेंथिया बे को नामित किया गया है। उसको एक मेगा मेजर पोर्ट के तौर पे डेवलप किया जाने वाला है। और ये 13वां मेजर पोर्ट होगा, भारत का 13वां मेजर पोर्ट जो है वो गैलेंथिया बे पे बनने वाला है। अब ये जो है ICTP जो है इट इज़ 12 मीटर नॉटिकल माइल ड्रॉट वहाँ पे पाया जा रहा है, ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड शिपमेंट रूट पे है। सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि किस तरीके से म्यांमार और बांग्लादेश इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और 40 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम मलक्का स्ट्रेट है, ये भी बातें हमने समझ ली। ठीक है, तो बिल्कुल ही नज़दीक है मलक्का स्ट्रेट से भी, तो यानी कि कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसको इस तरीके से भी देखो कि भारत भी चाइना के अगेंस्ट में एक ऐसा पोर्ट बना रहा है जो कि चाइना को बिल्कुल ही फ्री हैंड नहीं रखेगा, यानी कि उस पर नज़र रखने के लिए भारत भी अपनी चाल या भारत भी अपना कदम फूंक फूंक के धीमे धीमे रख रहा है। अब यहाँ पे हमने मैप पे देख लिया है कि जो गैलेंथिया बे है वो कहाँ पे है। इसके अलावा गैलेंथिया बे एक और वजह से भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द लार्ज सी टर्टल।
तो क्या टर्टल जो है वो रिटर्न करेंगे इंडिया के पास, गैलेंथिया बे के पास अपने अंडे देने के लिए? तो अब देखो यहाँ पे दो बातें पूछ सकता है यूपीएससी। यहाँ पे एक तरफ तो वो ये पूछेगा कि गैलेंथिया बे जो है वो हमारा आईसीटीपी बनने जा रहा है, 13वां मेजर पोर्ट बनने जा रहा है, वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और नॉट, और ये इसकी लोकेशन जो है उसके बारे में कुछ पूछ लेगा। एंड अगेन द अदर स्टेटमेंट कुड बी कि गैलेंथिया बे जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये जो है ग्रेट निकोबार के पास है, और यहाँ पे टर्टल जो है वो नेस्टिंग करते हैं, और ये जो है वहाँ के उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनके जो सेंचुरी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, और इससे यानी कि शिपमेंट बनाने से टर्टल के ऊपर असर पड़ेगा, यस नो, ऐसा करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बना सकते हैं स्टेटमेंट। तो हालांकि ये जो टर्टल वाली न्यूज़ है वो बहुत ही पुरानी है, लेकिन मुझे दिखाई पड़ा तो मैंने कहा कि ये दिस कुड बी अ क्वेश्चन। ठीक है, आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही होंगी। चलो, तो हम लोगों ने गैलेंथिया के बारे में पढ़ लिया। 20 नॉटिकल माइल जो है वो ड्रॉट है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड में है, और क्लांग और कोलंबो और सिंगापुर इन सभी चीज़ों से कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है। इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश और म्यांमार के लिए भी ये कनेक्टिविटी देता है। चलिए, अब आज का जो आखिरी सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ अबाउट रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इंस्क्राइब्ड एज द 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया है? ऑप्शन ए आसाम्स मोइडाम्स, बी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, सी बाघ केव्स मध्य प्रदेश, डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। यानी कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? ए आसाम के मोइदम, बी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, सी बाघ गुफाएं, डी बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश की, डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, बताइए क्या आंसर होगा। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए आसाम के मोइदम्स। अब आसाम के मोइदम क्या है इसको जरा देख लेते हैं, जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। नाउ यहाँ पे जो एक पिरामिड या एक गुंबद नुमा संरचना दिखाई पड़ रही है, इसको आसाम के मोइदम्स कहते हैं। और अगर एक सेंटेंस में कोई पूछे कि आखिर ये है क्या, ये मोइदम आखिर चीज़ क्या है, देन यू कैन से इट इज़ द it is the it is the tomb or the burial of किंग्स एंड क्वींस ऑफ अहोम डायनेस्टी, यानी कि आसाम में अहोम डायनेस्टी पाई जाती थी, अहोम डायनेस्टी राज करती थी, और उनके किंग्स और क्वींस का ये क्या है, बरियल है। यहाँ पे इनके जो सामान हैं, उनकी जो अस्थियाँ हैं वो वहाँ पे रखी गई हैं, और एक तरीके का ये कह सकते हैं कि स्तूप नुमा जो है संरचना ये यहाँ पे बनाई जा रही है। तो आसाम्स Charaideo Moidam's burial site have been added to the United Nations Educational Scientific Cultural Organization UNESCO World Heritage Site List, और ये भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ कब की है, ये जुलाई 27 2024 को ये फ्लोट कर रही थी। ठीक है, तो ए जो है आसाम का मोइदम, ये इसका करेक्ट आंसर था। अब जाने से पहले आप अपने जो सही आंसर हैं, कितने आपके करेक्ट हुए, कितने आपके रॉन्ग हुए, ये बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के इस चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं मुझसे कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। आई होप आपका दिन शुभ हो। बाय।